बहुत ही खूबसूरत गांव था रामगढ़। रामगढ़ तक पहुंचने के लिए लोगों को नदी पार करनी पड़ती थी। इस नदी में 2 नाव थी जो लोगों को इस पार से उस पार छोड़ा करती थी। इस खूबसूरत गांव में एक हरिया नाम का किसान था। हरिया की पत्नी गर्भवती थी, लेकिन वो फिर भी हरिया के लिए खेतों तक खाना लाया करती थी। कितनी बार तुमसे कहा है कि इतना मत चला करो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही नहीं मानती। सुन ली आपकी बात, लेकिन मैं थोड़ा चल लूंगी तो घट नहीं जाऊंगी और आपको खाना भी तो खिला पाऊंगी। दोनों हमेशा साथ ही खाना खाया करते थे। जैसे ही हरिया की पत्नी मीरा ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गई। मीरा की 13वीं पर गांव वाले हरिया के घर आए। हरिया, बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारी पत्नी इतनी कम उम्र में ही चल बसी। हरिया, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। अब तुम्हें अपनी इन जुड़वा बेटियों के लिए दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। नहीं सरपंच जी, मेरी ये बेटियां ही मेरा सब कुछ है। मैं सिर्फ इन दोनों के सहारे जी लूंगा। वक्त बीतता गया और हरिया की जुड़वा बेटियां बड़ी होती गईं। अब नैना और सुनैना दोनों 10 वर्ष की हो गई थीं। बाबा, आपने बोला था ना कि आप हमें तैरना सिखाएंगे? हाँ, मुझे याद है। तो आप हमें कब तैरना सिखाएंगे? बिटिया, खेतों में बहुत ज्यादा काम है। मैं तुम्हें इस रविवार को तैरना सिखाऊंगा। रविवार पक्का ना? अब हाँ, पक्का। रविवार को हरिया नैना और सुनैना को लेकर नदी पर गया और वहाँ पहले हरिया पानी में उतरा। अब देखो, आराम से तुम्हें अपने पैरों और हाथों को ऐसे चलाते रहना है। गौर से देखो। नैना सुनैना ने हरिया को गौर से तैरते हुए देखा। चलो नैना, अब तुम कोशिश करो। नैना ने डरते हुए कोशिश की। पहले पहले तो वो तैर नहीं पा रही थी, फिर उसे धीरे धीरे समझ आ गया। इसी तरह फिर सुनैना ने भी कोशिश की और जल्द ही दोनों को तैरना आ गया। फिर क्या था, नैना और सुनैना हर दिन तैरने का अभ्यास किया करती थीं। कुछ दिनों बाद हरिया सरपंच जी के पास गया। सरपंच जी, मुझे नैना और सुनैना का जन्म दाखला चाहिए। वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम जन्म दाखलों का करोगे क्या? मैं दोनों को बगल वाले गांव के स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। क्या तुम लड़कियों को पढ़ाना चाहते हो? हमारे गांव की तो कोई लड़कियां पढ़ने जाती नहीं है। तुम गांव की परंपरा बिगाड़ रहे हो। कल से तो सभी लड़कियां बोलने लगेंगी कि उन्हें स्कूल जाना है। तो घर और खेतों में काम कौन करेगा? आप जो भी सोचें सरपंच जी, मैं अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहता हूँ। आप मुझे उनका जन्म दाखला दे दीजिए। सरपंच ने कुछ किताबें निकाली और फिर हरिया को नैना और सुनैना के जन्म दाखिले दे दिए। अब नैना और सुनैना दोनों रोज नदी पार करके स्कूल जाया करती थीं। हरिया बहुत खुश था। एक दिन की बात है, नैना और सुनैना नदी पार कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि दूसरी नाव में सरपंच जी अकेले आ रहे थे। अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और सरपंच जी नदी में गिर गए। बचाओ मुझे! अरे कोई तो बचाओ! नैना सुनैना ने कुछ भी नहीं सोचा और वो दोनों नदी में कूद गईं। वो तैर के सरपंच जी के पास गईं। दोनों ने सरपंच जी को सहारा दिया और उन्हें नदी के किनारे ले आईं। नदी किनारे कुछ लोगों ने
सरपंच जी की छाती दबाकर उनके शरीर से पानी बाहर निकाला और आखिर सरपंच जी की जान बच गई। उन्होंने नैना सुनैना को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। तुम दोनों बहुत ही बहादुर हो। हरिया सही कहता था कि तुम दोनों के होते हुए उसे किसी बेटे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कहानी से हमें ये समझ आया कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं और वो हर वो काम कर सकती हैं जो बेटे कर सकते हैं। भीमपुर नाम के गांव में बलदेव नाम का एक किसान रहा करता था। बलदेव के पास एक छोटा सा खेत था जो गांव के एक लाला जी के पास गिरवी था। बलदेव के परिवार में उसके अलावा सिर्फ उसकी बेटी मीना थी। मीना बहुत ही खूबसूरत थी। बलदेव 3 महीने खेतों में कड़ी मेहनत करके फसल उगाया करता था। फसलों के कट जाने के बाद उनसे मिले हुए पैसे वो 3 हिस्सों में बांट दिया करता था। ये लाला जी का ब्याज, ये हमारे राशन का और ये मीना की शादी के लिए। और हर बार की तरह लाला खुद ब्याज लेने पहुंच जाया करता था। बलदेव, अरे ओ बलदेव, आया लाला जी। पानी लीजिए लाला जी। लाला की नजर मीना पर पड़ी और वो कुछ समय के लिए स्तब्ध रह गया। पानी लीजिए। हाँ हाँ, ये लीजिए लाला जी, आपका ब्याज। लाला ने पैसे ले लिए और उन्हें गिनने लगा। वैसे बेटियां बड़ी हो गई हैं, इसके ब्याह का कुछ सोचा या नहीं? उसी की खोज में लगा हूँ। देखते हैं जल्दी कोई उचित लड़का मिल जाएगा। पैसा बराबर है, मैं चलता हूँ। लाला अपने घर पहुंचा और उसके दिमाग में अभी भी मीना का चेहरा ही घूम रहा था। वक्त बीतता गया और बलदेव ने नई फसल की शुरुआत की। वो हमेशा की तरह खेतों में मेहनत करने लगा, लेकिन इस बार मौसम ने उसका साथ नहीं दिया। जब वो खेत जोतने ही वाला था, तब तेज बारिश शुरू हुई और उसके खेत पानी में डूब गए। कई दिनों तक बारिश रुकी नहीं और उसकी बनी बनाई फसल खराब हो गई। बलदेव और मीना फसल का ये हाल देख रोने लगे। और हमेशा की तरह अगले दिन लाला अपने पैसे लेने बलदेव के घर पहुंचा। बलदेव, ओ बलदेव। जी लाला जी, वो क्या है कि क्या हुआ? इस बार की बरसात में मेरी बनी बनाई फसल डूबकर बर्बाद हो गई। अब मैं आपको कैसे पैसे दूं? बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। बोलिए। मैं तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर सकता हूँ अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे संग कर दो। लेकिन लाला जी, ये तो नाइंसाफी होगी। वरना मेरा ब्याज दे दो, तुम्हारी मर्जी। बलदेव और मीना सोचने लगे। तभी लाला बोला, तो इंसाफ करते हैं। मैं जमीन से 2 पत्थर उठाऊंगा, एक काला और एक सफेद। दोनों हम उस गड्ढे में डालेंगे और फिर मीना को उनमें से एक पत्थर बिना देखे निकालना होगा।
अगर काला पत्थर निकला तो मीना मुझसे शादी करेगी और मैं तुम्हारे कर्ज माफ कर दूंगा। और अगर सफेद पत्थर निकला तो मीना को मुझसे शादी नहीं करनी होगी और मैं फिर भी तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? बलदेव और मीना के पास दूसरा कोई और उपाय नहीं था। लाला नीचे झुका और उसने दोनों काले पत्थर उठाए। ये मीना ने देख लिया। लो, मैंने इसमें 2 पत्थर डाल दिए, एक काला और एक सफेद। अब तुम खुद ही चुनाव कर लो। मीना सोच में पड़ गई। अब मैं क्या करूं? अगर मैं लाला का सच सामने लाऊं तो पिताजी को उसे पैसे देने होंगे और अगर मैं पत्थर उठाऊं तो मुझे लाला से शादी करनी होगी। मैं क्या करूं? मीना ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसने घड़े में हाथ डाला। बलदेव और लाला दोनों पत्थर का रंग देखने के लिए उत्साहित थे, लेकिन तभी मीना ने गिरने का नाटक किया और वो पत्थर जमीन पर दूसरे पत्थरों में मिला दिए। अरे ये क्या? अब कैसे पता चलेगा कि वो कौन से रंग का पत्थर था? आप नाराज मत होइए लाला जी, हम घड़े में बचे दूसरे पत्थर का रंग देखकर बता सकते हैं कि मैंने कौन सा पत्थर चुना था। अब लाला समझ गया। बलदेव ने घड़े के अंदर का दूसरा पत्थर निकाला और वो काला था। मतलब जो पत्थर मैंने चुना था वो सफेद ही था। यानी ना मुझे आपसे शादी करनी पड़ेगी और ना ही बाबा को आपके पैसे देने पड़ेंगे। बलदेव और मीना दोनों बहुत खुश हुए और लाला की तो नैया ही डूब गई। मीना ने अपनी समझदारी से अपनी जान बचाई और अपने पिता का कर्ज भी माफ करवाया। इसलिए कहते हैं कि समझदारी ही हर समस्या का समाधान है। दीनदयाल नाम का एक बूढ़ा किसान था। दीनदयाल बूढ़ा होने के बावजूद खेत में दिन भर मेहनत करता। कभी कभी दीनदयाल की मदद उसकी पत्नी बरखा किया करती। दीनदयाल के 2 जवान बेटे थे, भूवल और धवल। दोनों सिर्फ खाना खाने के वक्त दिखाई देते। बेटा भूवल, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे खेत का काम नहीं होता, क्यों न तुम मेरी मदद कर दो। बाबा, मुझे दिन भर खेत में पसीना बहाने का कोई शौक नहीं। आप धवल से कहिए, वो आपकी मदद करेगा। भैया, अगर आपको काम नहीं करना तो सीधे मना कर दीजिए, सब मुझ पे क्यों लाद देते हो? मैंने कहा तुझ पे कुछ लादा? अभी तो आपने बाबा को मुझे खेत में काम करने के लिए जाने को कहा। तो क्या हुआ, तू भी मना कर देना। वो तो मैं करूँगा ही, पर आप ऐसा मत किया करो। चुप बैठो दोनों, जब देखो लड़ते रहते हो। तुम दोनों को तो सिर्फ मौका चाहिए झगड़ने का। दोनों भाई शांत होके खाना खाने लगे और दीनदयाल और उसकी पत्नी निराश हो गए। भूवल और धवल खाना खाके निकल गए। अब तुम ही बताओ भाग्यवान, मैं क्या करूं? आप ही ने इन्हें बिगाड़ दिया है। मैं ना कहती थी कि इन्हें बचपन से ही काम काज सिखाइए। अगर मेरी बात सुनी होती तो आज ऐसा नहीं होता। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब जब तक बन पड़ेगा हम इन्हें पाल लेंगे, फिर तो ये अपनी रोटी खुद ही ढूंढ लेंगे। शायद। दीनदयाल और उसकी पत्नी अपने दोनों बेटों को लेकर निराश थे। अगले दिन सुबह दीनदयाल खेत के लिए निकल गया और फिर बरखा
अपने बेटों के पास गई। अरे तुम दोनों कुछ काम करोगे या सिर्फ खाते ही रहोगे? इतने बड़े हो गए फिर भी कुछ नहीं करते। थोड़ा अपने पिताजी का हाथ बटा लोगे तो क्या घट जाओगे? देखो तो वो दिन भर खटते रहते हैं ताकि तुम दोनों खा सको, और एक तुम हो जिनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। दोनों के दोनों निकम्मे हो। माँ की जली कटी का भुवल और धवल पे कोई असर नहीं हो रहा था। दिन बीतते गए और दीनदयाल की तबीयत खेत में काम कर करके खराब होने लगी। वो फिर भी दिन में खेत में काम करता और शाम होते ही खांसते खांसते घर लौटता। अपनी तबीयत का ख्याल रखा करो। देखो तो क्या हालत बना ली है अपनी। अगर तुम ही बीमार हो जाओगे तो घर कैसे चलेगा? इतना काम मत करा करो। बरखा ने दीनदयाल को बिस्तर पर लिटा दिया और उसकी सेवा करने लगी। इस बार दीनदयाल की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, पर उसे सिर्फ अपने निकम्मे बेटों की चिंता सता रही थी। वो सोचता, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये दोनों क्या खाएंगे? इन्हें तो खेती भी करना नहीं आता। मेरी तबीयत तो इनके बारे में सोच सोच कर ही ज्यादा खराब हो रही है। पता नहीं क्या होगा इन दोनों का। एक दिन बीमार दीनदयाल से मिलने उसका मित्र रामकृष्ण आया। ये क्या भाई, तुम्हारी तो तबीयत बहुत खराब है। अब उम्र भी हो गई है तो तबीयत थोड़ी तो खराब रहेगी ना। ये उम्र की वजह से नहीं, इसकी वजह है क्षमता से अधिक तुम्हारी मेहनत। अब घर चलाना तो पड़ेगा ही ना। क्यों, अब भी तुम्हारे निकट्टू बेटे काम नहीं करते? समझ गया, तुम एक काम करो। रामकृष्ण ने दीनदयाल के कान में कुछ कहा और फिर दीनदयाल के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। फिर रामकृष्ण वहां से चला गया। दीनदयाल ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। तुम दोनों हमेशा सोचते हो ना कि मैं खेत में इतनी मेहनत क्यों करता हूँ? तो सुनो, हमारे खेत में एक बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। खजाना? खजाना? हाँ, खजाना। ये मुझे मेरे पिताजी ने बताया था। मैंने पूरी जिंदगी उसे खोजने की कोशिश की पर ढूंढ नहीं सका। शायद तुम दोनों को मिल जाए। दीनदयाल की बातें सुनकर भुवल और धवल ने खेत खोदना शुरू किया। कई दिनों तक वो दोनों खेत खोदते रहे, तब भी उन्हें कुछ नहीं मिला। भैया, खजाने का कोई नामो निशान ही नहीं है। हाँ, लेकिन अब इतना खेत खोद दिया है, इसका क्या करें? तभी उनकी माँ दोनों के लिए खाना लेके आई। अब जब खेत खोद ही दिया है तो बीज भी बो दो, कम से कम अनाज ही उग जाएंगे। दोनों ने माँ के हाथों से खाना खाया और फिर खेत पे बीज बो दिए। फिर बारिश आई और उनके बीज को अंकुर फूटे। देखते ही देखते अंकुर धान में बदल गए और अब दोनों भाई अपने खेत को देख रहे थे। भैया, खेत में तो धान उग गए हैं। हाँ, फसल तो बहुत अच्छी दिख रही है। चलो इन्हें काटते हैं। दोनों भाइयों ने फसल काटना शुरू किया और सारा धान काट के उन्होंने एक व्यापारी को बेच दिया, जिससे उन्होंने बहुत सारे पैसे कमा लिए। दोनों भाई मिले हुए पैसे देख बहुत खुश हुए। देखो, हमने कितने पैसे कमाए। चलो
बाबा को ये दिखाते हैं। हाँ भैया, हमारी मेहनत रंग लाई। दोनों भाई खुशी खुशी अपने बाबा के पास पहुंचे। ये देखिए हमारी कमाई। बहुत अच्छे। और पता है पिताजी, हमने आपसे भी ज्यादा कमाया। भगवान करे तुम दोनों और मेहनत करो और इससे भी ज्यादा कमाओ। खुश रहो मेरे बच्चों। भुवल और धवल के चले जाने के बाद बरखा दीनदयाल के पास गई। पर ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या सच में हमारे खेत में खजाना छिपा है? नहीं भाग्यवान, ये तरकीब थी रामकृष्ण की। उसने कहा था सिर्फ धन की लालच ही मेरे निकम्मे बेटों को मेहनत के मार्ग पे ला सकती है, और वो बिल्कुल सही था। हाँ? बहुत बहुत शुक्रिया रामकृष्ण भैया का। अब उनकी बदौलत हमारा जीवन बदल गया और हमारे बेटे समझदार और मेहनती बन गए। दीनदयाल ने खजाने का लालच देकर अपने निकम्मे बेटों को मेहनत करना सिखाया, और फिर भुवल और धवल मेहनत के मार्ग पे ही चलने लगे। इसीलिए कहते हैं, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। भारत के गांव में हरिया और उसकी पत्नी सुषमा रहा करते थे। उन दोनों की जिंदगी वैसे तो बहुत ही सुखद थी, लेकिन उन्हें एक बात हमेशा सताया करती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। जब भी कोई उन्हें मिलने आता था, सुषमा, अब तो हरिया को एक नन्हा बालक दे दो। तुम दोनों की उम्र बढ़ती जा रही है, और देर मत करो। जी काकी। अलविदा। लोगों की ऐसी बातें सुन सुषमा और हरिया बहुत उदास हो जाते थे। दोनों रोज भगवान से एक संतान की प्रार्थना किया करते थे। सावन का मौसम था और कई घंटों से बरसात बरस रही थी और बिजली कड़क रही थी। अचानक आधी रात को हरिया के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। हरिया और उसकी बीवी ने जब दरवाजा खोला तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने जमीन पर देखा, ये तो एक चूहिया है जो बरसात में भीगकर कांप रही है। सुषमा, ये चूहिया आम नहीं है। इसका आकार बाकी चूहियों से बहुत बड़ा है। हाँ जी, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? हम इसे अंदर ले चलते हैं, बाकी सब बाद में देखते हैं। हरिया ने उस चूहिया को उठाया और एक तकिए पर रखकर उसे आग के नजदीक सुला दिया, और फिर हरिया और सुषमा दोनों सो गए। अगले दिन जब दोनों उठे तो दोनों चौंक गए, क्योंकि वो चूहिया ही छोटी बच्ची में बदल चुकी थी। हाँ? ये कैसे संभव है? हे जी, ये भगवान का दिया हुआ वरदान है। हम हमेशा संतान की मन्नत करते थे ना, तो ये वही प्रार्थनाओं का फल है। ये हमारी बेटी है। वो छोटी बच्ची नींद से उठी और सुषमा ने उसे गले लगा लिया। अब हरिया और सुषमा का जीवन संपूर्ण हो गया था। उनकी जिंदगी और भी ज्यादा सुखद और खुशहाल हो चुकी थी। बिटिया, मेरी बिटिया मुस्किन कहाँ छुपी है? आपने मुझे फिर से ढूंढ लिया। वक्त बीतता गया और अब मुस्किन बड़ी हो चुकी थी। अब वो एक बहुत ही खूबसूरत युवती बन चुकी थी। ए जी, अब हमें मुस्किन के लिए वर ढूंढना चाहिए। वो तो है,
लेकिन तुम तो जानती हो कि मुस्किन कोई आम लड़की नहीं है, तो उसके लिए कैसे वर ढूंढे? तो पंडित जी को बोलिए ना, बिटिया के लिए वर ढूंढे। अगले दिन पंडित जी 3 लड़कों को लेकर हरिया के घर आए। ये तीनों के तीनों अच्छे परिवार से हैं, घर बार भी अच्छा है और सभी के सभी काम भी करते हैं। ये मदन है, ये एक किसान है और इसकी 100 बीघे जमीन भी है। ये शंभू है, वैसे ये लोहार है। और ये नंदन है, जिसका सोने का व्यापार है। अच्छा है, लेकिन पंडित जी हमें कुछ समय चाहिए अपना फैसला सुनाने के लिए। पंडित जी और तीनों लड़के वहां से चले गए और फिर सुषमा ने मुस्किन से पूछा, बिटिया, तुम्हें इन तीनों में से कौन पसंद आया? कोई भी नहीं। मुस्किन घर के भीतर चली गई और सुषमा और हरिया सोच में पड़ गए। एक बार फिर बरसात का मौसम शुरू हुआ और आज भी उसी दिन की तरह तेज बरसात हो रही थी। एक बार फिर हरिया के दरवाजे पर दस्तक हुई और इस बार उनके दरवाजे पर चूहों की एक टोली थी। उनमें से एक चूहे ने अपना रूप बदला। ये देख हरिया दंग रह गया। प्रणाम, आपकी ये बिटिया हमारे समूह की है। मैं जानता हूँ इसका विवाह किसी आम लड़के से नहीं हो सकता है। हम चाहते हैं कि आप हमारे समाज में से ही अपनी बिटिया के लिए वर चुनें। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं जिसे भी चुनूंगा उसे अपना रूप बदलकर हमेशा यहीं हमारे साथ रहना होगा। ठीक है। हरिया ने सभी लड़कों को देखा और उनमें से एक को चुन लिया। मुस्किन और उस चूहे की शादी धूमधाम से हुई और फिर वो दोनों हमेशा हरिया और सुषमा के साथ ही रहे। जूनागढ़ के नंदीपुर गांव में एक सेठ रहा करते थे, जिनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 जुड़वा बेटियां थीं, माया और छाया। वैसे वो दोनों बेटियां जुड़वा थीं, लेकिन उन दोनों का सबसे बड़ा भेद था उनका रंग। माया दूध के समान गोरी थी और छाया कोयले के समान काली। सेठ जी और उनकी पत्नी को कभी समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों है, लेकिन सेठ जी ने अपनी दोनों बेटियों को एक समान ही माना। दोनों की परवरिश में उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। वक्त के साथ उनकी जुड़वा बेटियां बड़ी हुईं और अब वो दोनों बेहद खूबसूरत युवती बन चुकी थी। माया को रूप रंग संवारने का शौक था, लेकिन छाया को जानवरों की देखभाल करने का शौक था। छाया के पास एक पालतू चिड़िया थी, मिनी, और एक पालतू कुत्ता भी था, पुट्टू। एक दिन लाला जी के मन में अपनी दोनों बेटियों की शादी का ख्याल आया, तो उन्होंने सोचा कि वो अपनी बेटियों की शादी उनके मनपसंद लड़कों से ही करवाएंगे। इसीलिए उन्होंने इस वर्ष उनकी बेटियों के जन्मदिन पर एक दावत का आयोजन किया और जन्मदिन की दावत में सेठ जी ने गांव के सभी कुंवारे लड़कों और उनके परिवार वालों को भी बुलाया था। सभी लोगों ने माया और छाया को शुभकामनाएं दी, लेकिन सभी का ध्यान
सिर्फ माया की ओर था। किसी ने भी छाया की ओर देखा तक नहीं। दावत खत्म हो जाने के बाद छाया अपने कमरे में गई और रोने लगी। मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई भी मेरी ओर देखता भी नहीं। क्या मेरा रंग काला है? ये मेरी गलती है। और तभी छाया का पालतू कुत्ता उसके पास आया। छाया उसे पकड़कर रोने लगी, लेकिन तभी उसके दोनों पालतू जानवर उसके कपड़ों को खींचने लगे, मानो जैसे वो छाया को कहीं ले जाना चाहते थे। छाया अपने पुट्टू और मिनी के साथ चल पड़ी। पुट्टू और मिनी छाया को जंगल के रास्ते पर ले गए। तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये क्या है? एक जादुई दरवाजा? छाया अकेले उस दरवाजे के भीतर गई। जादुई दरवाजे की जादुई दुनिया में घुसते ही छाया, तुम्हारा जादुई दुनिया में स्वागत है। आशा है तुम्हें अपने दुखों का समाधान अवश्य मिलेगा। छाया आगे बढ़ी और इस जादुई दुनिया में उसे एक हिरन दिखा जो एक जाल में फंसा था। अरे ये क्या? तुम तो फंस गए हो। रुको, मैं तुम्हें अभी आजाद करती हूँ। छाया ने हिरन को आजाद किया। धन्यवाद, तुम बहुत अच्छी हो। हाँ? तुम बोल सकते हो? हाँ, अब तुम आगे बढ़ो। वो हिरन वहाँ से गायब हो गया और छाया आगे बढ़ने लगी। आगे छाया को एक हंस दिखा जिसकी चोंच पर रस्सी लिपटी हुई थी और वो फड़फड़ा रहा था। छाया उसके पास गई और उसने वो रस्सी खोल दी। धन्यवाद छाया, अब तुम आगे बढ़ो। छाया और आगे बढ़ी और वहाँ उसे एक सूखा पेड़ दिखा। अरे रे, ये पेड़ तो बिल्कुल सूख गया है। मुझे इसके लिए पानी लाना चाहिए। छाया पानी की खोज में आगे बढ़ती रही और आगे उसे एक नदी दिखी और नदी के तट पर एक घड़ा भी था। छाया ने घड़े में नदी का पानी भर लिया और वो उस सूखे पेड़ के पास लौटी। उसने सूखे पेड़ में पानी डाला और वो जादुई पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। छाया, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने सभी की मदद की। तुम्हारी ये दया भावना देखकर मैं खुश हुआ और मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। अब जिस नदी से तुमने पानी लाया था, तुम वहाँ वापस जाओ और एक डुबकी लगाओ। ठीक है, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने कहा है। छाया नदी तक पहुँची और उसने डुबकी लगाई, लेकिन जब वो पानी से बाहर निकली तो अपना प्रतिबिंब देखकर चौंक गई। अरे ये क्या? क्या ये मैं हूँ? लेकिन मेरा रंग ये गोरा कैसे हो गया? और तभी आकाशवाणी हुई। छाया, तुम सफल हुई। तुमने जिन जादुई जीवों की मदद की, उन जादुई जीवों ने तुम्हें उपहार स्वरूप ये गोरा रंग दिया, जो बिल्कुल तुम्हारे हृदय जैसा उज्जवल है। तुम्हारा ये दयालु स्वभाव ही तुम्हारी असली सुंदरता है। और फिर जादू हुआ और छाया वापस मिनी और पुट्टू के पास पहुंच गई। बदली हुई छाया को देख दोनों छाया के आसपास
खुशी से घूमने लगे। छाया गांव की ओर लौटने लगी और सभी गांव वाले छाया का उज्जवल रंग देख दंग रह गए। सेठ जी ने अपनी बेटी को देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और छाया की माँ ने छाया की बलाएं उतारी। अब छाया और उसके माता पिता बहुत खुश थे और कुछ दिन बाद नंदीपुर के राजा खुद छाया के लिए शादी का प्रस्ताव लाए और छाया की शादी राजा जी से हो गई और वो हमेशा खुश रहे। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि सुंदरता रंग रूप में नहीं बल्कि मन से होती है। राजकुमारी बालना, तुम्हें क्या लगा कि मैं मर गया? मैंने जानबूझकर तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई। मैं इतना भी मूर्ख नहीं कि तुम्हें सब कुछ बता दूं। मैं बदला लूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे अपने आप को और शक्तिशाली बनाना होगा। मैं जल्द ही लौटूंगा। और वहाँ महल के अंदर राजकुमारी प्रीत अपने पूरे परिवार के साथ खुश थी। राजकुमारी बालना अपनी लाडली बेटी प्रीत को फल खिला रही थी। पिताजी, आप तो जंगल में शिकार करने गए थे, तो जादूगर पंचकिन ने आपको कैसे कैद किया? मैं जंगल में शिकार कर ही रहा था कि मुझे एक बूढ़ी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वो शैतान जादूगर बूढ़ी औरत को हवा में उठाकर उसके सारे जेवर लूट रहा था। जब मैंने उस बूढ़ी औरत को बचाना चाहा तो शैतान जादूगर ने मुझे पुतला बना दिया। जादूगर पंचकिन सच में बहुत बुरा इंसान था। और ताया जी, आप लोगों के साथ क्या हुआ? हम जब भैरव की खोज में जंगल पहुँचे, वहाँ हमें कई पुतले दिखे और वहाँ भैरव भी था। हमने उस पुतले को तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर वो टूट ही नहीं रहा था। फिर अचानक जादूगर वहाँ आया। जैसे ही मैंने उस पे वार करना चाहा, उसने मुझे भी पुतला बना दिया और फिर सोहम को भी पुतला बना दिया। लेकिन जब वो आया था, मैंने उसके हाथों में तुम्हारी माँ बालना की एक तस्वीर देखी थी। मेरी तस्वीर? इसका मतलब जादूगर को माँ की पहले से ही खोज थी, पर क्यों? और जब वो मुझे कैद करने आया था तो उसने मुझे बताया कि वो मेरी खूबसूरती से मोहित हो गया था और इसलिए मुझसे शादी करना चाहता था। अब सभी लोग सोच में पड़ गए कि आखिर जादूगर पंचकिन को बालना की खोज क्यों थी। यहाँ जादूगर पंचकिन तप कर रहा था। ओम ब्रीम क्रीम, ओम ब्रीम क्रीम। अब मेरी शक्तियां बढ़ रही हैं और मैं बहुत जल्द सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगा। एक बार बालना मेरे वश में आ जाए तो मैं पूरी दुनिया पे राज करूंगा। हाँ। कुछ दिन बीत चुके थे और सारे राजकुमार शस्त्र विद्या में व्यस्त थे। पिताजी, हमें भी चाकू चलाना सीखना है। क्यों नहीं? वैसे भी तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो। अब देखो और सीखो। अरे वाह, आपका तो निशाना एकदम सटीक है। चलिए, अब मैं कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छे, कोशिश करते रहो और तुम्हारा निशाना भी सटीक हो जाएगा। राजकुमारी प्रीत कोशिश करती है और धीरे धीरे अब उसका निशाना बेहतर हो रहा था। शाबाश प्रीत,
अब ये चाकू तुम्हारे हुए। शुक्रिया पिताजी, ये आपका दिया हुआ पहला तोहफा है। मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगी। राजकुमारी प्रीत ने खुशी से अपने पिताजी को गले लगाया। कुछ दिन और बीत गए और अब राजकुमारी प्रीत बगीचे में बैठकर कुछ सोच रही थी। जादूगर पंचकिन के पास माँ की तस्वीर क्यों थी और उसने माँ को इतने वर्ष कैद में क्यों रखा? क्यों पंचकिन माँ से शादी करना चाहता था? क्या बात है, आज मेरी बहादुर गुड़िया इतनी गहरी सोच में है। बहुत गंभीर सोच है दादाजी। अच्छा, शायद हम आपकी कुछ मदद कर सकें। दादाजी, ताया जी ने बताया कि उन्होंने जादूगर पंचकिन के हाथों में माँ की तस्वीर देखी थी। इसका मतलब वो बहुत समय से माँ की खोज में था, पर क्यों ये नहीं पता। तो ये बात है। मुझे पता नहीं इस बात का इस मसले से कोई नाता है या नहीं, पर शायद हो। जब तुम्हारी माँ बालना का जन्म हुआ था, तभी हमारे राजगुरु ने बताया था कि बालना बहुत सौभाग्यशाली है। वो चाहे तो दुनिया पे राज भी कर सकती है। तो ये बात है, जादूगर पंचकिन माँ से शादी करके दुनिया पे राज करना चाहता था। शायद, लेकिन अब तुम चिंतित क्यों हो? जादूगर पंचकिन तो मर गया है। अब तो तुम खुश हो जाओ मेरी नन्ही राजकुमारी। प्रीत दादाजी का मन रखने के लिए हंस देती है। दूसरी ओर जादूगर पंचकिन की शक्ति बढ़ चुकी थी। अब तो मैं किसी को भी अपने वश में कर सकता हूँ। बालना, मैं आ रहा हूँ। जादूगर पंचकिन बालना के कमरे में पहुंचा। तुम तो मर गए थे ना? मैं मर नहीं सकता। मैंने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया। अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। नहीं, नहीं, अब मैं तुम्हारी हूँ। चलो मेरे साथ। जादूगर पंचकिन, छोड़ दो मेरी बालना को। बालना तुम्हारी है। आपी, तुम्हारी तो मृत्यु निश्चित है। भैया, राजकुमारी प्रीत ने ये सब देख लिया। जो भी इस शैतान जादूगर की आंखों में देखता है, उसे वो अपने वश में कर लेता है। मुझे अपनी नजर बचानी होगी। प्रीत ने धीरे से अपना चाकू निकाला। वो थोड़ा नजदीक गई। शैतान जादूगर, मेरी माँ को छोड़ दे। जैसे ही जादूगर पंचकिन की आंखें बंद हुई, सभी लोग वशीकरण से मुक्त हो गए। भैरव ने फुर्ती से तेल के दीपक को जादूगर की ओर फेंका और वो जलने लगा। जादूगर खाक हो गया। प्रीत, इसने कहा था कि ये मर नहीं सकता। मर नहीं सकता, पर हम इसे कैद तो कर ही सकते हैं ना? राजकुमारी प्रीत एक पीतल का कलश लाई और जादूगर पंचकिन की सारी राख को उस कलश में भर दिया और ढक्कन बंद कर दिया। अब हम इस कलश को ऐसी जगह छुपाएंगे जहाँ से ये जादूगर कभी वापस न आ पाए। प्रीत, एक बार फिर तुमने हमारी जान बचाई। शाबाश मेरी गुड़िया। राजकुमारी प्रीत ने जादूगर पंचकिन को कैद कर लिया
पर वो मर नहीं सका। राजकुमारी प्रीत कलश लेकर अपने घोड़े पर निकल पड़ी। वो काफी दूर तक घुड़सवारी करती रही। आखिरकार ऐसी कौन सी जगह है जहां से ये बुरा जादूगर लौट ना सके। राजकुमारी प्रीत एक नदी के पास पहुंची। वहां उन्होंने पानी पिया। मैं जल परी हूँ और तुम? हम राजकुमारी प्रीत हैं। तुम कहाँ जा रही हो? हम एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ से कोई वापस ना लौट सके। अच्छा, मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम ऐसी जगह क्यों ढूंढ रही हो। एक शैतान जादूगर हमारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। प्रीत ने उसे अपनी सारी कहानी बताई। और हम उस जादूगर को ऐसी जगह रखना चाहते हैं जहाँ से वो कभी ना लौटे। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वो जगह दिखाती हूँ। प्रीत कलश के साथ तैर रही थी और जलपरी प्रीत को अपने साथ नदी के रास्ते समंदर ले गई, जहाँ एक गुफा थी। वो गुफा देख रही हो? वही वो जगह है जहाँ ना कोई आता है ना जाता है, और ये शैतान जादूगर यहाँ से नहीं निकल पाएगा। प्रीत ने वो कलश उस गुफा के भीतर रख दिया और जलपरी ने गुफा के द्वार को एक पत्थर से बंद कर दिया। फिर दोनों तैरते हुए किनारे लौटे। जलपरी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में धन्यवाद नहीं बोलते। और हाँ, मुझसे मिलने जरूर आते रहना। हम अवश्य आएंगे। अलविदा जलपरी। इस तरह राजकुमारी प्रीत ने शैतान जादूगर पंचकिन को हमेशा के लिए समंदर के भीतर एक गुफा में कैद कर लिया। एक समय की बात है, एक व्यापारी अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। पहली थी ब्लिस, दूसरी ब्लॉसम और तीसरी और सबसे खूबसूरत थी ब्यूटी। एक दिन व्यापारी को अपने व्यापार के लिए बंदरगाह जाना था। उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा, बताओ, मैं तुम तीनों के लिए क्या लाऊं? रंग बिरंगे कपड़े, मेरे लिए हीरे वाले गहने। और तुम्हारे लिए क्या ब्यूटी? मेरे लिए सिर्फ एक गुलाब का फूल। व्यापारी अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ता है। वो बंदरगाह पहुंचता है और हैरान रह जाता है। अरे ये क्या, मेरा पूरा जहाज टूट गया। अब मैं क्या करूंगा? मेरी पूरी जिंदगी की कमाई थी ये। मेरी बेटियों का क्या होगा? व्यापारी बहुत दुखी था। शाम हो गई थी और निराश व्यापारी जंगल के रास्ते लौट रहा था। तभी तूफान शुरू हुआ। अब व्यापारी का घोड़ा चल नहीं पा रहा था। तूफान से बचने के लिए व्यापारी जंगल में छुपने लगा। तभी उसकी नजर जंगल में बने एक महल पर गई। व्यापारी महल के अंदर गया। सुनिए, सुनिए, कोई है यहाँ? व्यापारी ने बहुत आवाजें लगाईं, पर कोई जवाब नहीं आया। वहीं मेज पर बहुत सारे पकवान परोसे हुए थे। ये खाना किसके लिए है? यहाँ कौन है? व्यापारी ने भूख के कारण खाना खा लिया। व्यापारी को लगा शायद ऊपर कोई हो। कोई है? यहाँ कोई है? कोई जवाब नहीं आया। व्यापारी एक कमरे में सो गया। अगले दिन जब व्यापारी अपने घर के लिए निकल रहा था, तब उसने एक गुलाब के फूलों का बगीचा देखा। ब्यूटी ने गुलाब मांगा था। जैसे ही व्यापारी ने गुलाब तोड़ा, एक राक्षस गुस्से में उसकी तरफ आया।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा गुलाब तोड़ने की? मैंने तुम्हें खाने को दिया, सोने के लिए बिस्तर भी दिया, और तुम मेरे फूल तोड़ रहे हो। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुझे माफ कर दो, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी ब्यूटी की इच्छा पूरी कर रहा था। उसने मुझसे एक गुलाब लाने को कहा था। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, पर तुम्हें अपनी बेटी ब्यूटी को यहाँ भेजना होगा। ब्यूटी के यहाँ आते ही मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के भी भेज दूंगा। व्यापारी दुखी होकर घर लौटा और उसने अपनी बेटियों को राक्षस की बात बताई। ब्यूटी दुखी थी और रोने लगी। कुछ समय बाद ब्यूटी महल पहुंची और उसने मेज पर बहुत सारे पकवान देखे। उसने खाना खाया और फिर राक्षस वहां आया। आज से तुम यहीं रहोगी। राक्षस को देख ब्यूटी घबरा गई। घबराई हुई ब्यूटी अपना कमरा ढूंढते हुए ऊपर पहुंची और उसने एक दरवाजा देखा जिसे गुलाब के फूलों से सजाया हुआ था। अरे वाह, यहाँ तो मेरी हर मनपसंद चीजें हैं। मेरी मनपसंद किताबें, संगीत। ब्यूटी अपना कमरा देख बहुत खुश थी और अब उसे लगा शायद राक्षस इतना भी बुरा नहीं है। ब्यूटी के कमरे में एक शीशा था। दर्पण दिखाओ जो मैं चाहूं। ब्यूटी अपने पिता को रोते हुए देखती है और खुद भी भावुक हो जाती है। अगले दिन फिर राक्षस ब्यूटी को मेज पर मिला, पर इस बार ब्यूटी को राक्षस से उतना डर नहीं लगा। राक्षस अब ब्यूटी को रोज मिलने लगा। वो ब्यूटी की पसंद की हर चीज उसके लिए हमेशा तैयार रखता। एक दिन की बात है, ब्यूटी दर्पण के पास गई। दर्पण दिखाओ जो मैं चाहूं। ब्यूटी के पिता बीमार थे। ब्यूटी राक्षस के पास पहुंची। मेरे बाबा बहुत बीमार हैं, उन्हें मेरी जरूरत है। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये लो ये अंगूठी, इसे पहनकर सो जाओ और तुम अपने बाबा के घर में उठोगी। और जब तुम्हें लौटना हो तो ये अंगूठी उतार के सो जाना। लेकिन याद रहे, तुम्हें 7 दिन में लौटना होगा, वरना मैं मर जाऊंगा। ब्यूटी महल में सोई और व्यापारी के घर में उठती है। व्यापारी ब्यूटी को देख बहुत खुश होता है। तुम आ गई ब्यूटी। ब्यूटी अपने बाबा की सेवा करने लगती है। धीरे धीरे ब्यूटी के बाबा की तबीयत ठीक होने लगी। एक दिन ब्यूटी जब खाना बना रही थी, उसे राक्षस की याद आई। अब 7 दिन हो गए। ब्यूटी को राक्षस की याद आ रही थी। मुझे महल वापस जाना चाहिए, कहीं वो सच में मर ना जाए। महल में पहुंचकर ब्यूटी राक्षस को ढूंढने लगी, पर वो कहीं नजर नहीं आया। 5 घंटे हो गए, राक्षस का नामो निशान नहीं था। इसलिए ब्यूटी महल के बाहर गुलाब के बगीचे में आई। राक्षस को जमीन पर गिरा देखती है। तुम मर नहीं सकते, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम कौन हो और राक्षस कहाँ गया? मैं वही राक्षस हूँ जिससे तुम प्यार करती हो। मुझे एक चुड़ैल ने श्राप दिया था, तुम्हारे प्यार ने वो श्राप तोड़ दिया। इसके बाद ब्यूटी और राजकुमार बहुत खुशी से साथ साथ रहने लगे। ब्यूटी राजकुमार को लेकर व्यापारी के घर आई, जहाँ उन्होंने शादी कर ली और वो हमेशा खुश रहे। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।